नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बीच कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। नक्सली हाईटेक हो गए। अब नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगल में लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने के लिए सोलर एनर्जी का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में करेगुट्टा में नक्सल ठिकाने पर हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। यानी जंगल में सर्वाइवल के लिए अब नक्सली हाईटेक तरीकों को अपना रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर चर्चा। एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे के नए नए प्लान तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ नक्सलियों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा बलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई में क्या नक्सलियों के खात्मे के लिए तैयार किए गए प्लान काफी हैं। हाल ही में खुलासा हुआ है कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नक्सलियों के पास करीब 10 ड्रोन हैं, जिनकी रेंज 3 किलोमीटर है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि नक्सली 2018 से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को 8 सालों से इसकी कोई जानकारी नहीं थी। नक्सली हाईटेक हो गए हैं और सुरक्षा बल के जवानों पर नज़र रखने के लिए नक्सली ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ड्रोन का इस्तेमाल नक्सली साल 2018 से कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों को इसकी भनक तक नहीं थी। हाल के ही दिनों में नक्सल कैंप में एक रेड के बाद वहां पर ड्रोन से जुड़े इक्विपमेंट बरामद किए गए। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए हैं। जांच में पता चला है कि एक दो नहीं बल्कि नक्सली 10 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवानों पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को पहली बार इसकी जानकारी 23 फरवरी 2025 को लगी, जब बस्तर के सुकमा जिले के गुंडर राजगुडेम जंगल से सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से दैनिक सामग्री के साथ ड्रोन मिला था। ये पहली बार था जब पुख्ता तौर पर सबूत मिला कि नक्सली ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच में पता चला कि ड्रोन्स को उड़ाकर नक्सली जवानों की मौजूदगी देखते हैं। कम जवान हो तो हमला करते हैं, ज्यादा हो तो भाग जाते हैं। अगर हम बात करें 2-3 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा के नज़दीक चेरला में नक्सलियों का एक जो डंप बरामद हुआ था, जिसे तेलंगाना पुलिस ने जब्त किया था। उस डंप में ड्रोन के साथ साथ मिनी लेथ मशीन और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव भी मिला था। इसके अलावा दक्षिण बस्तर के जो बीजापुर सुकमा की सीमा पर भी पिछले दिनों एक ड्रोन बरामद हुआ है और पुलिस का ऐसा दावा है कि इस ड्रोन का उपयोग नक्सली कर रहे थे, जिसकी वजह से ये ड्रोन कहीं अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और टूटी हुई अवस्था में पुलिस की सर्चिंग के दौरान मिला है। तो ड्रोन का उपयोग नक्सली लगातार जो है फोर्स के खिलाफ करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इससे पहले भी नक्सलियों के ठिकानों पर छापे में सुरक्षा बलों के ऐसे सामान मिले थे जिसने हर किसी को चौंका दिया था। अबुझमाड़ में नक्सली कैंप में हाईटेक सोलर सिस्टम की मदद से चलते थे लैपटॉप और प्रिंटर। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर हथियारों की फैक्ट्री मिली। पहाड़ी पर हथियार बनाने में इस्तेमाल लेथ मशीन मिली। सवाल, जहां पैदल जाना मुश्किल, वहां मशीन के पार्ट्स कैसे पहुंचे? कमरे के बराबर साइज की मशीन के पार्ट्स कैसे पहुंचे? खुलासा, 10 साल पहले रायपुर से सप्लाई हुए थे पार्ट्स। इस फैक्ट्री में डीजीएल, राइफल, लॉन्चर जैसे हथियार बन रहे थे। नक्सलियों को हथियार सप्लाई को लेकर भी हाल में एक सरेंडर करने वाले नक्सली ने बड़ा खुलासा किया था। नक्सली ने बताया था कि नक्सलियों को ऑटोमेटिक हथियार और कारतूसों की सप्लाई म्यांमार से होती है। ये खुलासे जितने चौंकाने वाले हैं उतने ही परेशान करने वाले भी हैं। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुरक्षा बलों के पास नक्सलियों के हथियारों की सटीक जानकारी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्सलियों की ताकत को कम आंक कर बड़ी गलती की जा रही है। एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। ड्रोन के इस्तेमाल की खबरों के बीच नक्सल कैंपों से बरामद सामान इसकी पुष्टि करते हैं। नक्सल कैंपों में रेड के दौरान हाईटेक सोलर एनर्जी सिस्टम, लैपटॉप, प्रिंटर मिलना इसके सबूत हैं। इधर करेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान पहाड़ियों से हथियार बनाने की बड़ी मशीनें बरामद होना अब भी सवाल खड़े करती हैं कि जहां पैदल जाना भी मुश्किल है, वहां पर इतनी भारी मशीनें लेकर कैसे जाई गई होंगी। एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। एक एक कर सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कमलकांत शर्मा जी है, रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा जी हैं, रिटायर्ड एडीजी बीएसएफ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ आदिश सी अग्रवाल साहब हैं, नक्सल मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अपने मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले नीलेश एक अपडेट आपके साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार नक्सल के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और नक्सल मोर्चे पर सफलता के लगातार दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो सामान बरामद हो रहे हैं वो एक हैरान करने वाले भी हैं और चिंताजनक भी हैं कि आखिर भीड़ जंगलों में जहां पर लोग आसानी से जहां चावल तक पहुंचा नहीं पाई है सरकार अभी तक वहां के लोगों के लिए, वहां के आदिवासियों के लिए, वहां पर इतनी हाईटेक सामग्री पहुंच कैसे गई है? इतने बड़े बड़े हथियार, इतने हाईटेक हथियार और हाईटेक लैपटॉप, प्रिंटर, डिवाइसेस जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं? ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, वो कैसे पहुंच रहा है? ये बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। और जो सबसे बड़ी घटना है पिछले महीने हमने देखी कि 9 मई को जो एएसपी की आईडी ब्लास्ट में हत्या की गई थी, वो भी चौंकाने वाली बात थी कि किस तरह से सुकमा जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर ही, जहां पर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था आज की स्थिति में, जबकि इतना बैकफुट पर नक्सलियों को माना जा रहा है, वहां पर अंजाम दिया गया इस घटना को। तो ऐसे में नक्सली समस्या का जो टारगेट है, टाइम को लेकर जो टारगेट दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक खत्म कर लिया जाएगा, वहां तक क्या वाकई उस समय सीमा में पहुंच पाएंगे, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और जिस तरह से लगातार हाईटेक होने के नक्सलियों के सबूत मिल रहे हैं वो चिंताजनक भी है। अमृत, बेशक, और कई सवाल हैं। हमारे साथ कमलकांत शर्मा जी हैं। कमलकांत जी, नक्सली 2018 से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी बात तो यह है कि सुरक्षा बलों को कई सालों बाद, करीब 8 साल बाद इसकी जानकारी मिली है। तो एक बड़ा सवाल ये कि क्या हम नक्सलियों की तैयारी को कम आंक रहे हैं? नमस्कार। ऐसा नहीं है, हम लोगों को ये आशंका थी, लेकिन जो अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि ड्रोन वगैरह बरामद नहीं हुए थे, लेकिन इस बात की पूरी आशंका थी और हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे। इसके साथ ही साथ जो ड्रोन का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो एक हथियार के रूप में नहीं कर रहे थे, वो इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका नेटवर्क इतना ज्यादा प्रभावी था उस समय कि वैसे भी जब हम लोग निकलते थे तो वो जंगल में हमारे हर कदम की सूचना उनके पास होती थी, क्योंकि गांव में हमारे पास न तो ये अधिकार है और न हम ये कर सकते हैं और न करना चाहते हैं कि जो आम आदिवासी हैं उनके मूवमेंट को रोकें। तो उसके जरिए ये हम लोग तो शुरू से ही मान के चलते थे कि ये जो जानकारी है, हमारे कदम कदम की जानकारी उनके पास है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि ये जानकारी, और विशेष तौर से मैं एनडीटीवी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस जानकारी को पूरे भारत के राष्ट्र के पटल पर रखा, जिससे कि पहले से संवेदनशील सरकार और भी संवेदनशील हो जाएगी। और जिन चीजों की जरूरत है, जैसा कि आपने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हम लोगों ने पूरी तरह से अब जो सिस्टम है लड़ाई का वो चेंज हो रहा है। तो नक्सल्स के विरुद्ध भी जो एक युद्ध चल रहा है उसमें भी हमें सुधार की बहुत गुंजाइश है हमारे पास, और ये एक अच्छा मौका है। जैसे कहते हैं कि आपदा में अवसर, ये हमें देखना चाहिए। और जो थर्मल ड्रोन हैं या एंटी ड्रोन हैं या और जो ड्रोन कैचर हैं या जो कार्टिज इस्तेमाल करते हैं, डीआरडीओ और बेल को विशेष तौर से एक मैंडेट दिया जाना चाहिए कि वो ये ड्रोन के खिलाफ भी चीज, जो कुछ ऐसा हथियार बनाए कि हम इसको निष्प्रभावी कर दें। हालांकि अभी भी जैमर वगैरह हैं, हम इसको जो जिस तरह के ये ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको निष्प्रभावी कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा मौका है हमारे पास कि हम दो फायदे इससे होंगे। एक तो जैसे जनरल रावत ने कभी कहा था कि 2.5 जो वार है उस पर हम लड़ते हैं, मैं उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा, 2.75 जो हम नक्सल्स के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, ये
25 इसको जोड़ दीजिए, तो ये एक मौका देता है। इससे एक तो जवान हमारे ट्रेंड हो जाएंगे ड्रोन में, और दूसरा संवेदनशीलता। जैसे शुरू शुरू में जब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी आई थी, तो जवान इसके बारे में इतने सचेत नहीं थे। धीरे 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 उसके बारे में जानकारी हुई और उससे हमारा बचाव हुआ। इसी तरह ये जो ड्रोन का सिस्टम बताया गया है, ये इसके खिलाफ हम टेक्नोलॉजी वार है। ये वो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, हम भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जब हम छोटे बच्चे थे तो रामलीला देखने जाते थे, तो वहां वो कहते थे एक तरफ रावण की सेना थी, एक तरफ राम भगवान की, मतलब जो आज हम लोगों की सुरक्षा बल हैं। वो कहते थे कि तीर बनकर तू चला तो मैं हवा हो जाऊंगा, रोग बनकर तू चला तो मैं दवा हो जाऊंगा। तो उसी तरह ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। आतंकवाद के खिलाफ और नक्सलवाद के खिलाफ पूरी तरह टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, और जो इसमें प्रभावी होगा वही जीतेगा। बिल्कुल सही आपने जी बिल्कुल सही आपने कहा सर। और आपने जो सवाल उठाए, इस सवाल पर मैं आऊंगा आपके पास थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले पीके मिश्रा साहब, अबूझमाड़ में नक्सली कैंप में हाईटेक सोलर सिस्टम की तस्वीर नजर आ रही है। सोलर सिस्टम की मदद से लैपटॉप और प्रिंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर हथियारों की फैक्ट्री की बात है। पहाड़ी पर हथियार बनाने के मशीन और लेथ मशीन, इसका जिक्र किया गया है। जहां पैदल जाना मुश्किल है सर, वहां पर इतने हेवी मशीन के पार्ट्स कैसे पहुंचाएंगे? एक कमरे के साइज के बराबर इसके पार्ट्स होते हैं। तो इसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमको उनसे सीख लेना चाहिए। जो चीज हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, वही चीज दुश्मन करेगा। मैं इसके पहले आपके ही चैनल में जब करीगुट्टा का ऑपरेशन हुआ था और उसमें 31 नक्सलाइट्स मारे गए थे, उसमें क्लियरली बताया था ये लेथ मशीन रायपुर से आया था, और ये कम से कम 4-5 साल पहले आया था, और ऐसा जगह पर करीगुट्टा में रखा गया ताकि उसको पता ना लगे। और ये देखिए, उसमें 4 फैक्ट्री है, वेपन बनाने का 4 फैक्ट्री है, 4 बंकर में, जिसमें उन्होंने डीजीएल बनाते थे, जिसमें उन्होंने लंचर बनाते थे, राइफल बनाते थे, 12 बोर बनाते थे, कट्टा बनाते थे, और एक था ट्रेनिंग का, और लेथ मशीन में ये सब चीज बन रहा था। अब ड्रोन के बारे में बता रहे थे, अभी हम सुन रहे थे एक स्पीकर को। ये ड्रोन 2018 से हैदराबाद से मंगाए गए हैं। आई रिपीट, these drones were brought from Hyderabad from 2018, और वो 2019 में सीआरपीएफ कैंप के ऊपर, बस्तर में जितने कैंप हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए ये ड्रोन्स 2019 में इस्तेमाल हुआ था। हमको उसी टाइम से ही चौकन्ना रहना चाहिए था, ना कि ड्रोन मिलने के बाद। हम इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा करना चाहिए। ये ड्रोन कहां से आया? ये ड्रोन हैदराबाद से लाया गया है, और लेथ मशीन रायपुर से हमारे जो है उनके जो गांव वाले हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, ये चढ़ा है। 2 पॉइंट मैं क्लियरली बताऊंगा। आप ये बताएंगे कि वेपन्स कहां से आते हैं? वेपन्स अभी भी आ रहे हैं। वेपन्स आपके जो है, ये कि नहीं कि वो हमारे ट्रूप्स से, सिक्योरिटी फोर्सेस से छीन के लेते हैं। उनके वेपन्स आता है म्यांमार से, उनके वेपन्स आता है नेपाल से। रूट, म्यांमार का रूट जो है थ्रू मिजोरम, और उसमें सिंघाट होकर के चूड़ाचांदपुर, और चूड़ाचांदपुर से आ जाता है, यहाँ पर पहुंचता है, और नेपाल के थ्रू में भी ये वेपन्स आता है। और उसमें उनको जो पहले कॉर्पोरेट से उनको सपोर्ट मिलता था, जो फंड्स का सपोर्ट मिलता था, आई विल टेल यू आसिफ, ये फंड्स जो है अभी हमारा चेक हो रहा है कि जो फंड्स दे रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। इसके साथ बहुत बड़ी चीज आ गया है, इनको फंड्स अभी आईएसआई दे रहा है, इनको फंड्स अभी डीजीएफआई दे रहा है। आई रिपीट, उनको आईएसआई और डीजीएफआई बांग्लादेश उनको फंडिंग कर रहा है। और वन मोर पॉइंट आई विल ऐड, इनका फंडिंग अभी एमएसएस चाइना भी कर रहा है। सिक्योरिटी विंग ऑफ चाइना जो पीएलए है, थ्रू म्यांमार इनको फंडिंग करा रहे हैं। तो ये 3 कंट्री जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है,
वेपन्स भेजने में और फंड्स देने में। इसलिए हमको बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, और पर्टिकुलरली मैन से उनको वेपन्स मिजोरम के थ्रू में, आई रिपीट, मणिपुर के थ्रू में नहीं आता है, मिजोरम के बॉर्डर से आता है, और वो वहां से आसाम को आकर के वहां से उनके पास पहुंचता है और टिडिम रोड का इस्तेमाल होता है। ये ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके पास होगा। और हमको अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमारे अगेंस्ट पे लगाएंगे, लेकिन हमको 31 मार्च 2026 का टारगेट है जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने तय करके रखे हैं, और हमको जरूर उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लेथ मशीन पहुंच गया रायपुर से लेकर के करीगुट्टा के जंगल में, जैसे अभी सोलर सिस्टम से वो लैपटॉप और प्रिंटर काम करा रहे हैं, जैसे उन्होंने वेपन्स बना रहे हैं, जैसे उन्होंने ड्रोन्स ला रहे हैं, जैसे उन्होंने वेपन्स ला रहे हैं फॉरेन से, जैसे फंडिंग आ रहा है उनको दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी से, फॉरेन से, इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। कोरियर कौन है, मेन चीज है। वेपन्स म्यांमार से आया, कोरियर कौन है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वेपन जो उन्होंने हमसे छीन करके लिए थे वो चीज खत्म हो गया है। अब वो वेपन अपना पुलिस फोर्स से, सिक्योरिटी फोर्स से छीन करके नहीं ले सकते हैं। वेपन उनको पीएलए दे रहा है, वेपन पीएलए दे रहा है, और ये आ रहा है म्यांमार और नेपाल के बॉर्डर में। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि 31 मार्च तक हम जरूर इसके ऊपर हासिल करेंगे, और इसका अंत होना चाहिए। लेकिन हम दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, यही मैं बता सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही आपने कहा। एक सवाल लेते हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। और प्रेम जी, आपने डॉक्टर पीके मिश्रा साहब को सुना, एक बड़ा सवाल, कई मसलों का इन्होंने जिक्र किया, पूरे नेटवर्क का इन्होंने जिक्र किया, कई ऐसी चीजें हैं जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ ही कि छत्तीसगढ़ में सरेंडर एक नक्सली ने खुलासा किया था कि बर्मा से ऑटोमेटिक हथियारों और कारतूस की सप्लाई होती। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, और मौजूदा जो एक्शन चल रहे हैं इससे आपको क्या लगता है कि उनके नेटवर्क पर इसका कितना असर पड़ा होगा? जी शुक्रिया अमृत जी। हम जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए बेसिक बात, हम हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीआरपीएफ से हैं, बीएसएफ से हैं, सबके पास बड़े बड़े अनुभव हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि दुश्मन अपने देश के भीतर दुश्मन नहीं होते, दुश्मन तो सीमा पर होते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, अपने देश के भीतर अपराधी होते हैं। ये बेसिक बात है, और ये इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो हथियार बरामद हो रहे हैं, और ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में जिसमें कि नक्सलवाद को खत्म करने का टाइम लिमिट सेट कर दिया गया है, तो इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में नक्सलियों के से ये बरामदगी उनकी सफलता के रूप में देखें, या कि इस पूरे हिंदुस्तान सरकार की विफलता के रूप में देखें। बहुत अच्छे से हमारे मिश्रा जी ने भी बताया कि कैसे मिजोरम के रास्ते से और सारी चीज सब कुछ मालूम है, हमारे देश के संस्थान को, खुफिया एजेंसियों को सब कुछ पता है, फिर भी एक सिस्टम कैसे फल फूल रहा है। वो इलाका, ये बहुत चर्चा में आता है कि वो इलाका विकसित नहीं है, वहां जाना मुश्किल है, दुर्गम है, और यही तर्क हमारा चाइना भारत के बॉर्डर पर भी रहता आया है। वहां लॉजिक कुछ और था, या दोनों के लॉजिक में भी एक समानता है। नक्सली नहीं चाहते कि ये हम सड़क बनने दें ताकि पुलिस वहां तक पहुंच सके, और हमारे देश के बॉर्डर पर भी ये थिंकिंग रही कि हम वो आसान नहीं रहने दें कि चाइना ही हमारे बनाए हुए रास्ते का इस्तेमाल करके हम तक आ सके। ये एक थ्योरी रही है। तो लेकिन ऐसे में हमें ये देखना है कि इस क्या नक्सली की थ्योरी पर देश चलेगा? नक्सली नहीं चाहेंगे सड़क ना बने, तो क्या हम सड़क नहीं बना पाएंगे? ये क्या हमारी अक्षमता नहीं है, हमारी विफलता नहीं है कि हम सड़क नहीं बना पा रहे? अरे पहली लड़ाई यहीं लड़ लीजिए कि आदिवासियों के बीच में आप सड़क बनाएंगे। इसके बाद दूसरा, नक्सलियों का मूल हथियार क्या है? ये हथियार तो वक्त जब लड़ाई होती है, जब उनकी योजना बनती है, उस पर इस्तेमाल होती है। लेकिन उनका मूल हथियार है कि नक्सलियों पर एक्शन के नाम पर जो कुछ होता है
उसमें जो इनोसेंट आदिवासी पीड़ित होते हैं उस इमोशंस का वो इस्तेमाल करते हैं। अगर एक दो उदाहरण भी आदिवासियों के पीड़ित होने का होता है तो उसको वो वहां समझा लेते हैं कि ये लोग जो है आदिवासियों के दुश्मन हैं। तो दरअसल आदिवासियों के दुश्मन हमारी सरकार नहीं है, हम नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन ये नक्सली उसका फायदा उठा लेते हैं। तो देखिए सलवा जुडूम चला था, हमारी अदालत ने उसको इलीगल बताया, तो अब उससे भी हमें जी सबक मिलता है कि हम संवैधानिक तरीके से काम करके नक्सलवाद का मुकाबला करना है। जी। तो चैलेंज और बड़ा हो जाता है, आसान नहीं है भाई। नहीं सर, नक्सली बिल्कुल तो आपने सही कहा कि कोई चैलेंज कानून नहीं बड़ा हो मानेंगे। जाता है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात है, 31 मार्च की जो डेडलाइन है, और पहली बार किसी देश के गृह मंत्री ने एक तारीख तय की है ऐसे मामलों को लेकर, तो ये काबिले तारीफ है, इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से नक्सल मोर्चे पर हमारे जवान जान की बाजी लगाकर इस मोर्चे पर डटे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इससे पहले आदर्श साहब, एक बड़ा सवाल ये है, आपने गौर किया होगा कि लगातार दोनों ही खेमे से गोलीबारी हो रही थी, ये सारी चीजें कश्मकश का दौर था, लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा आया जब नक्सली थोड़े साइलेंट मोड पर आ गए, थोड़ी खामोशी उन्होंने दिखाई, आत्मसमर्पण की फहरिस्त बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद फिर अचानक इस बीच में शांति वार्ता की बात हो रही थी और फिर अब अटैकिंग मोड पर आ गए। आपने देखा होगा पिछले दिनों ग्रामीणों को परेशान करने की बात, या फिर जो आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ रहे उन्हें टारगेट करना। तो इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह उभर कर सामने आता है कि बिना हथियारों के आत्मसमर्पण या कुछ दिनों के लिए साइलेंट हो जाना, ये कोई रणनीति है, कोई साजिश है, क्या है ये? देखिए, भारत सरकार ने जो एक टाइम बाउंड एक्शन लेने की बात करी है, उससे एक तो सरेंडर कुछ करना, ये एक स्कीम भी हो सकती है कि थोड़े आदमियों का सरेंडर करा दें और ज्यादा आदमी मैदान में जो नक्सलाइट एक्टिविटीज में लगे रहे। और उसका कारण ये है कि जो हमारी फॉरेन जो एनिमीज हैं वो इन नक्सलीज को, जैसे हमारे दोस्तों ने बताया, कि वो बाहर से फॉरेन से सपोर्ट कर रहे हैं। और जब कभी, क्योंकि जब ये हो गया कि अब मरने का क्वेश्चन आ गया है, जीने को और जीने और मरने की सिचुएशन है, तो बाहर की फोर्सेज जो हेल्प करती हैं वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर सबने सरेंडर कर दिया तो फिर उनकी सपोर्ट कोई जो हिंदुस्तान में जो ये एलिमेंट्स फिर कभी उठ नहीं पाएंगे और जो फॉरेन एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान का नुकसान नहीं कर पाएंगी। इसलिए कुछ आदमियों से सरेंडर कराना, ताकि ये लगे कि भाई ये सरेंडर कर गई तो गवर्नमेंट जो है ढीली हो जाए, भारत सरकार, और सोचे कि उन्होंने इनका खात्मा कर दिया। परंतु जो गरीब आदमियों की सपोर्ट से हमारे जो गरीब जो सिटीजन्स हैं उनकी भी इनको सपोर्ट रहे बिना, इसी जो आपने दिखाया कि कैसे इतनी बड़ी चीजें ऐसे हिल टॉप पे पहुंच जाती हैं, वो बिना लोकल सपोर्ट के पहुंच नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे एनिमीज जी सपोर्ट लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं और लेटेस्ट उनके पास इंस्ट्रूमेंट, और इनके आदमियों को भी फॉरेन में ट्रेंड करके, जैसे कि ये सारा असेंबल भी यहाँ कर रहे हैं, सारी चीज फैक्ट्री लगाई हुई है, ये कोई आसान, जब तक ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल सही आपने कहा कि ट्रेंड है और फैक्ट्री में डीजीएल राइफल लॉन्चर जैसे हथियार बन रहे हैं। एक मसले का जिक्र कर रहे थे कमलकांत शर्मा साहब, शुरुआत में ही आपने कहा कि हम भी आगे हैं, वे भी इस्तेमाल करें, हम भी इस्तेमाल करेंगे। जरा सर बताएं, शॉर्ट कमेंट एक प्लीज, 30 सेकंड बचे हुए हमारे पास, कहां पर वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास वो क्या है जिसका इस्तेमाल भी हम करने वाले हैं? नहीं, हमारे पास सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सत्य के साथ हैं, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है और हमारे साथ सरकार है, और सरकार का मतलब यह है हमारे साथ आम जनता है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, टेक्नोलॉजी की बात हुई। टेक्नोलॉजी हर दिन
नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये हम नहीं कह सकते कि केवल ड्रोन तक रुक जाएंगे या आगे नहीं रुकेंगे। अभी वो इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कल बम ड्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, या आईडी को उसी से ब्लास्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा पीके मिश्रा साहब ने कहा, विकास की बात भी उन्होंने कही, लेकिन इन सबके बीच वे नक्सल प्रभावित इलाके जहां पहले आम लोगों का जाना मुश्किल था, अब वहां पर स्कूल जैसी चीजें भी नजर आती है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर, इस मोर्चे पर हमें बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलकांत शर्मा साहब, डॉक्टर पीके मिश्रा जी आपका भी, आदिश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।